हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए सरकार, मस्त चैप्टर पढ़ते हैं, अच्छा वाला टॉपिक रिवाइज करते हैं। रिफंड्स अंडर जीएसटी चैप्टर नंबर 14, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। हमने क्वेश्चनर के सारे लेक्चर सोल्व किए, सारे क्वेश्चन सोल्व किए सर। क्वेश्चनर लेक्चर के अंदर सर शायद आपको मजा आया होगा एंड वो क्वेश्चनर करने के बाद आपका माहौल शानदार बना होगा। और हाँ सर, जैसा आपको पता है, अगर आपने अपना क्वेश्चनर बुक पूरा अगर सोल्व कर दिया, मतलब लाइफ जिंगलाला, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस कवर है ऑफ द स्टडी मटेरियल, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम पेपर जो अब तक आए सारे क्लियर, एवरीथिंग इज कवर्ड विद अमेंडेड सॉल्यूशन। सो इसलिए अगर आपने उसको ढंग से कर दिया, आपका काम सेट है सर। उसके अलावा कुछ और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पर्पज के लिए। एंड ये रिवीजन लेक्चर्स एंड समरी बुक तो माहौल शानदार जबरदस्त है ये सर। आइए सर, चैप्टर नंबर 14 रिफंड्स अंडर जीएसटी की बात कर लेते हैं सर। सबसे पहली बात तो ये कि कौन कौन से केसेस में रिफंड मिलता है, सिचुएशंस लीडिंग टू रिफंड क्लेम्स। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट किया या एसईजेड की यूनिट डेवलपर को सप्लाई किया, तो गुड्स या सर्विसेज, तो ऐसे केस में उसको जीरो रेट सप्लाई बोलते हैं। और वहां पे अगर आपने बॉन्ड या एलयूडी साइन नहीं किया बिफोर एक्सपोर्ट, बिफोर जीरो रेट सप्लाई, तो ऐसे केस में आईजीएसटी पे क्या होगा, उसका आपको रिफंड मिलेगा। और अगर आपने एलयूडी या बॉन्ड साइन कर दिया बिफोर मेकिंग जीरो रेट सप्लाई, तो ऐसे केस में आपने जीरो रेट सप्लाई पर कोई टैक्स पे नहीं किया, पर उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है। और अगर उसमें से वो आईटीसी अगर आपके यूज आ जाता है अदर लायबिलिटी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर काम नहीं है तो इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, विच रिमेन अनयूटिलाइज एट द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, रिलेवेंट टैक्स पीरियड। बेटा क्लियर, डन। अब सर ध्यान देना बेटा, अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड दो केस में मिलता है। एक तो जीरो रेट सप्लाईज मेड अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूटी सर। सेकंड सर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, अगर आपके आउटपुट गुड्स, सर ध्यान देना बेटा, अगर आपके आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स इज लोअर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर इनपुट्स, तो ऐसे केस में योर केस इज फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ इनपुट्स का आपको रिफंड मिलता है, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जीरो रेट सप्लाई में इनपुट सर्विस का रिफंड मिलता है, यहाँ पे केवल इनपुट्स का रिफंड मिलता है। कैसे मिलता है, कितना मिलता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम आगे बात करेंगे, वही इसका इस चैप्टर का मेन टॉपिक होता है बेटा। आइए सर, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इज नॉट अलाउड इन केस, अगर आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किए वो आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि गवर्नमेंट डोंट वांट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर गुड्स, तो ऐसे केस में रिफंड अलाउ नहीं करा है। अच्छा, इसके लिए एक सर्कुलर था जो आगे आएगा, मैं यही बता देता बच्चा। अगर कोई गुड्स शेड्यूल 2 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट में कवर है, जिसपे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्चुअली एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसी के लिए यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब अगर मान लो कोई गुड शेड्यूल 2 में कवर तो है, पर उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना है, नील है, या वो एग्जेम्प्ट किया हुआ है, इट मींस उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही। एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही मतलब वहां पे रिफंड मिलेगा। क्लियर सर। नेक्स्ट है क्या, अगर आपने सर गुड्स और सर्विसेज और बहुत जो आपने सप्लाई करी, एक्सपोर्ट करी है, उसके रेस्पेक्ट में आपने कस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लिया है सीजीएसटी का, तो ऐसे केस में आपको सर जो आपने सीजीएसटी या आईजीएसटी का ड्रॉबैक क्लेम कर लिया है, उतना आपको ऑब्वियसली या रिफंड नहीं मिलेगा। सर आइए, टैक्सेस पेड ऑन सप्लाईज रिगार्डेड एज डिम्ड एक्सपोर्ट। सर डिम्ड एक्सपोर्ट जो होता है, सर हम पढ़ेंगे आगे कैटेगरीज, 4 कैटेगरी दे रखी है एक्सपोर्ट के लिए सर, जिसको एक्चुअली गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुआ फिर भी डिम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। और ऐसे केस में या तो रेसिपिएंट या सप्लायर दोनों में से 1% रिफंड लेके आ सकता है। पहले आप क्या होगा, सप्लायर सप्लाई करेगा, जैसे 100% ईओयू को सप्लाई किया, क्लियर, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर को सप्लाई किया, एपीसीसी होल्डर को सप्लाई किया, तो ऐसे केस में वो डिम्ड एक्सपोर्ट कराता है। और डिम्ड एक्सपोर्ट अगर है तो ऐसे केस में वो पहले सप्लाई पे जीएसटी चार्ज करेगा, जीएसटी चार्ज करके जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, फिर या तो रेसिपिएंट या सप्लायर दोनों में से 1% रिफंड लेके आ जाएगा, जिसने भी बर्डन बोन किया है। सेकंड, नेक्स्ट आता है क्या, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश में कोई भी बैलेंस एक्स्ट्रा पड़ा तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका ही ई वॉलेट है। फिर आता है क्या, अगर आपने कभी किसी से एडवांस रिसीव किया था, एडवांस रिसीव होने पर आपने सर जीएसटी पे किया था थ्रू रिसीट वाउचर, और आपने जीएसटी पे कर दिया, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, उसमें से कुछ अमाउंट आपने वापस से रिफंड किया, जितना रिफंड किया उतना प्रोपोर्शनेट आपको रिफंड मिलेगा और आपको कस्टमर को रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। सरकार, आपने अगर गलती से इंटरेस्टेड सप्लाई मानते हुए सी और एस पे कर दिया, जबकि बाद में पता पड़ा कि वो इंटरेस्टेड था, क्लियर, तो ऐसे केस में आपने जो रॉन्ग हेड में टैक्स पे किया, पहले करेक्ट हेड में टैक्स पे करो और फिर में रॉन्ग हेड में जो टैक्स पे किया उसका रिफंड लेके आ सकते हो विद इन 2 ईयर्स बच्चों। क्लियर, वाइस वर्सा फॉर आईजीएसटी ऑल्सो बेटा। सरकार, अगर फॉरेन टूरिस्ट जो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, उसने कोई गुड्स अगर परचेज किया है इंडिया से, और वो गुड्स अगर बाहर लेके जा रहा है, तो के परचेस में जो इसने आईजीएसटी पे किया उसको रिफंड मिलता है। या कोई केस में आपने अगर टैक्स पे किया हुआ था और बाद में पता पड़ा कि आप केस जीत गए और वो टैक्स नहीं बनता था, तो जजमेंट जिस दिन आया सर, उसके 2 साल के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो और वो अमाउंट आपके लिए रिफंडेबल रहेगा। सरकार,
अगर मान लो कभी आपने प्रोविजनल असेसमेंट कराया था, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ मान लो ₹1000 में और फाइनल असेसमेंट हुआ मान लो ₹700 में, तो ऐसे केस में डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स 300 का रिफंड मिलेगा सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बचा। फिर सर अगर यूएन बॉडीज और एम्बेसीज जो यूएन होल्डर्स होते हैं उन्होंने इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका उनको रिफंड मिलता है। आई होप सर ये सारे पॉइंट आपको याद आए, क्योंकि रेस्पेक्टिव टॉपिक जब आए थे हमने रेस्पेक्टिव टॉपिक के साथ में इनको पढ़ा था। क्लियर? ये तो रिफंड का टॉपिक है इसलिए हमने साथ में एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सरकार व्हाट इज द टाइम टू अप्लाई द रिफंड? सर माही कितना टाइम है तुम्हारे पास? तो हमारे पास टाइम कितना बेटा? 2 साल का टू अप्लाई द रिफंड। 2 साल कब से? रिलेवेंट डेट से। अब सर ध्यान देना बच्चों, रिलेवेंट डेट क्या होती है वो बात कर रहे हैं, पर हाँ ध्यान देना बच्चों, अब अगर आप अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी के रिफंड के लिए अगर आप एलिजिबल हो, 2 केस में मिलता है अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी। एक तो जीरो डेट सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और एक और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। तो ऐसे केस में आप जो रिलेवेंट टैक्स पीरियड था वो खत्म होने के बाद आप कभी भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, आप अगर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के लिए रिफंड क्लेम अप्लाई कर रहे हो चलेगा सर। मतलब आपने मान लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए सर जो 6 महीने आ रहे हैं उसके लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप मल्टीपल टैक्स पीरियड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो रिफंड के लिए, सिंगल एप्लीकेशन, इवन इफ दे आर क्रॉसिंग फॉर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब रिलेवेंट डेट सर 2 साल कब से? अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए थे आउट ऑफ इंडिया और गुड्स एक्सपोर्ट किए थे बाय सी और बाय एयर, तो सर जिस दिन वो शिप या एयरक्राफ्ट आउट ऑफ इंडिया सर गया था, जब वो ही इट लिव्स इंडिया सर, वहां से 2 साल लैंड से अगर गुड्स एक्सपोर्ट किया तो व्हेन द गुड्स पास द कस्टम फ्रंटियर्स, सर लैंड कस्टम स्टेशन के थ्रू जब गुड्स आती है बेटा, बाय पोस्ट अगर हुआ था तो जिस दिन पोस्टल डिपार्टमेंट ने वो गुड्स को डिस्पैच किया था वहां से 2 साल काउंट करेंगे। अब अगर डिम्ड एक्सपोर्ट किया था तो जिस दिन सप्लायर ने, इसका सर्कुलर भी आगे दे रखा है, यही समझा देता हूं, सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से 1% रिफंड ले सकता है। 2 साल में रिफंड लेगा। 2 साल कब से? जिस दिन सप्लायर ने उस डिम्ड एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो टैक्स पे किया था उसका रिटर्न फाइल किया था, वो रिटर्न फाइल जिस दिन किया था वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, भले रेसिपिएंट अप्लाई करे या सप्लायर अप्लाई करे। 2 साल कब से काउंट होंगे? जिस दिन रिटर्न रिलेटिंग टू सेड सप्लाईज वाज फर्निश्ड बाय द सप्लायर। सर फिर आता है कि अगर आपने सर्विस एक्सपोर्ट किया तो सर 2 साल कब से? अगर मान लो आपको कभी पेमेंट एडवांस में आ गया तो जिस दिन आपने वो सर्विसेज कंप्लीट करी और उसका जब इनवॉइस रेज किया वहां से 2 इयर्स के अंदर, और अगर मान लो कभी सर्विसेज पहले कंप्लीट हो गई पेमेंट बाद में आया तो जब पेमेंट रिसीव हुआ वहां से 2 साल बेटा, मतलब कुल मिला के कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज लेटर, वहां से 2 साल काउंट होते हैं बेटा इसके केस में। फिर आपने अगर एसजेड यूनिट या डेवलपर को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई किया तो ऐसे केस में जिस दिन रिटर्न फाइल किया था उसका जो ड्यू डेट है बेटा, जिस रेस्पेक्टिव पीरियड में आपने सप्लाई किया था उस रेस्पेक्टिव पीरियड का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो होता है वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई जजमेंट डिक्री वगैरह की वजह से आपका रिफंड बन रहा है तो जिस दिन वो जजमेंट वगैरह सर्व हुआ, आपको कम्युनिकेट हुआ, वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना है। देन इन केस अगर आपने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला सप्लाई किया था और ऐसे केस में आपका अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड अगर आपको लेना है तो जो रेस्पेक्टिव मंथ था, रेस्पेक्टिव टैक्स पीरियड था जिसमें आपका वो सप्लाई हुआ था, जिसके रेस्पेक्ट में आपको रिफंड मिलना था, तो उस रेस्पेक्टिव पीरियड का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो था वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना है। प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था तो इस केस में जब फाइनल असेसमेंट हुआ, ड्यूटी का एडजस्टमेंट हुआ, टैक्स का एडजस्टमेंट हुआ, वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना है। और सर अदर देन सप्लायर अगर रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है, जैसे बायर हो गया तो जिस दिन उसने गुड्स परचेज किया, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उस दिन से उसको 2 साल के लिए रिफंड के लिए अप्लाई करना है। एनी अदर केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन टैक्स पेमेंट किया उसके 2 साल में रिफंड के लिए अप्लाई करना है। इसका एग्जांपल दे रहा हूं क्या, अगर आपने गलती से किसी सप्लाई पर इंटर स्टेट सप्लाई मानते हुए आईजीएसटी पे कर दिया जबकि क्या पे करना था, सी और एस पे करना था, तो ऐसे केस में जब आपने वो रॉन्ग हेड वाला सर टैक्स तो पे कर दिया आपने, फिर आपको करेक्ट हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा। जब करेक्ट हेड में टैक्स पे करोगे वहां से 2 इयर्स के अंदर रिफंड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो रॉन्ग हेड में टैक्स पे किया था उसका बेटा। और ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। शायद ये प्रोविजन 3-4 बार रिवाइज हो गया, 3-4 बार हमारे कंटेंट में रिवीजन में आ गया बच्चा, अलग अलग चैप्टर में। आइए सर, डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम एंड प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, साफ नियत सही विकास, भारत माता की जय। सरकार सबसे पहली बात, कभी भी रिफंड इनडायरेक्ट टैक्स में अगर होता है तो सर रिफंड के लिए 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स हमेशा लगते हैं सर, भले वो कस्टम हो, जीएसटी हो, सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट, कोई भी लो हो सर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 2 तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। क्या क्या? फर्स्ट कि आपके केस में रिफंड बनता है, क्लियर। सेकंड, आपने उसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया है। 2 तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देने पड़ते हैं। फर्स्ट टू एस्टेब्लिश दैट रिफंड इज ड्यू, और सेकंड आपने इंसिडेंस ऑफ टैक्स आगे पास ऑन नहीं किया, देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट, आपको प्रूव करना पड़ेगा तब जाके रिफंड मिलेगा। हाँ, आपने ये तो प्रूव कर दिया पर आपने बर्डन शिफ्ट हुआ ये प्रूव नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में रिफंड तो मिलेगा बट दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। क्लियर सर। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बोलता है क्या सर, सिंस इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें गवर्नमेंट ने प्रिजम्पशन लिया हुआ है कि बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑलवेज पास्ड ऑन टू द कस्टमर, तो ऐसे केस में जिसने बर्डन बोन किया उसी को रिफंड मिलेगा। क्लियर। और अगर आप प्रूव कर देते हो कि यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट तो आपको रिफंड मिलेगा। क्लियर। और हाँ,
और अल्टीमेटली क्या होता है, एंड कंज्यूमर बर्डन। अगर आपने प्रूव नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली बर्डन शिफ्ट होता है, बर्डन शिफ्ट होकर अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर बर्डन बोन करता है, इसलिए दैट अमाउंट इज क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। पर अगर आपने या आपके कस्टमर ने प्रूव कर दिया ही इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जहां पे उसने कस्टमर को बर्डन शिफ्ट नहीं किया, खुद ने बर्डन बोन किया, तो ऐसे केस में ही विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और हाँ सर ध्यान देना बच्चों, जब रिफंड का अमाउंट इज अप टू ₹2 लाख, तो ऐसे केस में आपको एसएससी को जो रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है उसको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, सर्टिफाइंग दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। क्लियर? वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ में आपको सेल्फ सर्टिफाई भी करना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पर इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड इज एक्सीडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी सब मिलाकर एक्सीडिंग 2 लाख रुपए अगर है, तो ऐसे केस में सर आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा अलोंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सर, जिसके बेस पे आपको रिफंड मिलेगा। और हाँ, केवल ये सर्टिफिकेट से रिफंड नहीं मिलता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है बच्चों। क्लियर? एंड सर फॉलोइंग केसेस आर एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जहां पे रिफंड मिलेगा। फर्स्ट, refund of tax paid on export of goods or service or both, or on inputs or input services used in making such export. Second, refund of unutilized ITC in case of zero dated supplies or accumulated ITC on account of inverted duty structure बेटा। देन आपने अगर कस्टमर को रिफंड वाउचर इश्यू किया तो आपने बर्डन उसको सर शिफ्ट नहीं किया, उससे जो टैक्स लिया था उसको वापस से आपने रिफंड दे दिया रिफंड वाउचर के थ्रू, तो ऐसे कैसे बर्डन सप्लायर ने बोन किया, उसको रिफंड मिलेगा। फिर किसी सप्लायर को गलती से इंट्रास्टेड माना जबकि वो था इंटरेस्टेड एंड वाइस वर्सा, तो करेक्ट हेड में पहले टैक्स पे किया, फिर रॉन्ग हेड का आप रिफंड लेके आ जाइए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। प्लस सर अदर क्लास ऑफ एप्लीकेंट विच द गवर्नमेंट में नोटिफाई, प्लस अगर आपका एक्सेस बैलेंस पड़ा है कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक कैश में, तो वो आपका ही बैलेंस आप आपका ही ई-वॉलेट है, आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, कर कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने फंड जमा कराया था, कोई बर्डन शिफ्ट नहीं किया उसका। एंड सर ध्यान देना बच्चा, गवर्नमेंट ने हमेशा प्रिजम्पशन लिया है, डिम किया है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पास्ड ऑन टू द अल्टीमेट कस्टमर, अगर आपने अमाउंट ऑफ टैक्स कस्टमर से रिकवरी किया है बिल पे लिख के, तो बेटा क्लियर डन। सरकार आइए ऑर्डर ऑफ रिफंड, अब सर आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए बेटा, विद इन टाइम लिमिट दे दिए, क्लियर? तो ऐसे केस में ऑफिसर क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, चेक करेगा और विद इन 60 डेज आपको रिफंड अलाउ कर देगा। और देना 60 दिन में रिफंड देना मतलब 60 दिन में वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंट इंटरनल एक इंस्ट्रक्शन इशू किया हुआ है, वहां बोला हुआ है क्या कि 45 डेज में सारा प्रोसीजर पूरा कर देना, रिफंड का क्लेम जो है पूरा प्रोसेस करके रिफंड ऑर्डर पास कर देना 45 डेज में, सो दैट 60 डेज में अमाउंट क्रेडिट हो पाए कस्टमर के अकाउंट में, नहीं तो 61st डे से क्या लगेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum डिपार्टमेंट इंटरेस्ट पे करेगा, और एक केस में 9% भी इंटरेस्ट लगता है, वो हम आगे बात करेंगे। एंड सर अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, आपने SEZ की यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया है, तो ऐसे केस में जिस दिन आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो उसके 90 डेज उसका 90% रिफंड आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, वहां आपको 60 डेज का इंतजार नहीं कराएंगे, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करके जो फाइनल रिफंड का अमाउंट बनता है, क्लियर, वो आपके लिए दे दिया जाएगा। आइए सरकार, मतलब आपको लेट नहीं करेंगे, 90% रिफंड इमीडिएटली दे दिया जाएगा बच्चों। सर नो रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स बाय कैजुअल टैक्स पर्सन और एनआरटीपी, यहां बोल दिया क्या भाई साहब, कैजुअल टैक्स पर्सन और एनआरटीपी के बारे में हमने प्रोविजन पढ़े हुए हैं कि सीटीपी और एनआरटीपी को टैक्स पे करना पड़ता है एडवांस में, वो भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। क्लियर? उनको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ता है, एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू देयर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ऐसे केस में जो उन्होंने एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करी एडवांस में, अब सर उसका रिफंड उनको कब मिलेगा? ऑब्वियसली जितनी भी उन्होंने सप्लाई करी उन सबके उसने रिटर्न फाइल कर दी है, रिटर्न में जो लायबिलिटी बनती थी वो वहां से एडजस्ट होगी, उसके बाद भी एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा है तो वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। पर सर जब तक कि उसने रिफंड सारे रिटर्न फाइल नहीं किए टिल द क्लोजर ऑफ द बिजनेस, तब तक का उसको कोई रिफंड अलाउ नहीं होगा। Clear? He will be eligible to claim the refund only after last return required to be furnished by him has been so furnished. आइए विथ होल्डिंग ऑफ द रिफंड क्लेम, ऑब्वियसली सर मान लो आपने कभी रिफंड के लिए अप्लाई किया और एट द सेम टाइम आपका कोई मैटर अपील में चल रहा है या कोई प्रोसीडिंग चल रही है आपके अगेंस्ट, शो को नोटिस वगैरह दिया हुआ है, डिमांड ऑर्डर चल रहा है बच्चों, कोई प्रोसीडिंग चल रही है आपके अगेंस्ट, तो ऐसे केस में सर सबसे पहला आपको पता है रिकवरी हमने पढ़ा हुआ है, रिकवरी के अंदर हमने पढ़ा है क्या कि ऑथोरिटी के पास पावर है कि सबसे पहला जो अमाउंट आपको ड्यू बन रहा है वहां से वो रिकवरी कर सकते हैं, बहुत ईजी रिकवरी हो जाता है। इसलिए सर अगर आपका कोई मैटर पेंडिंग चल रहा है विच हैज नॉट बीन स्टेड बाय द एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी, सर तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो अमाउंट जो है जो रिफंड का बन रहा है वो क्या कर लेगा, एक बार विथ होल्ड कर लेगा, सो दैट सर उसको जब रिकवरी करना होगा तो इजीली रिकवरी हो जाएगा। पर हाँ सर वो अपील सर स्टे नहीं मिलना चाहिए कोर्ट से बेटा, अगर स्टे मिला हुआ है कोर्ट से तो ऐसे केस में आपको रिफंड देगा, वो विथहोल्ड नहीं करेगा ऑफिसर। फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड शुड बी ₹1999 या उससे कम हुआ तो रिफंड के लिए मत आना, हम रिफंड नहीं देंगे। आइए रिफंड ऑफ आईटीसी सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा, यहाँ पर सर नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट इफ एक्सपोर्ट
इफ गुड्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया लाइबल टू एक्सपोर्ट, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ये सर्कुलर की बात भी मैं आपसे आगे ऑलरेडी कर चुका हूँ। फिर सर ध्यान देना बेटा, आप अगर आईटीसी के रिफंड के लिए अप्लाई करो तो उन्हीं इनवॉइसेस के आईटीसी का आपको रिफंड के लिए आप एलिजिबल हो जो आपके जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल ही नहीं किया, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश ही नहीं किए, क्रेडिट आपके 2B में आ ही नहीं रहा है, आपको आईटीसी मिला ही नहीं, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड बेटा। सेम वे सर ध्यान देना बेटा, सर कुछ सप्लाईज जैसे आईएसडी वाले इनवॉइसेस, आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया या आपने आरसीएम वाले इनवर्ट सप्लाई ली, तो यहाँ पर सप्लायर्स को जीएसटी 1 फाइल नहीं करना पड़ता है, इसलिए इन इनवॉइसेस के बेस पे आपने आईटीसी अगर लिया है, वो आपके 2B में नहीं भी आ रहा है तो भी आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं है। फिर सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे सुंदर पॉइंट इस चैप्टर का आ गया है बेटा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है बेटा, मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि आपके आउटपुट गुड्स हो या आउटपुट सर्विस हो चलेगा, पर इनपुट्स ही देखने का, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स नहीं देखने का, केवल और केवल क्या देखने का बेटा, इनपुट्स में नहीं लिखा भी है नॉट इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। सरकार आपके इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज, तो ऐसे केस में सर योर केस इज फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और अगर आपका केस फिट है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए, तो ऐसे केस में अब रिफंड कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सिस्टम होता है, तो मैं बताता हूं बच्चों। मान लो आपके आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स कितना है 5%, और आपके बहुत सारे इनपुट्स है, उसमें से केवल एक इनपुट पर रेट ऑफ टैक्स कितना है 18%, बाकी सारे इनपुट्स पर रेट कितना है सर 5% ही है, तो भी योर केस इज फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब ऐसे केस में जितने भी इनपुट्स है उन सब का आईटीसी कैलकुलेट किया जाएगा, भले उन पर रेट ऑफ टैक्स 5% हो या 18% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे इनपुट्स एक साथ कंसिडर किए जाएंगे, इसमें कैपिटल गुड्स कंसिडर नहीं करेंगे, इनपुट सर्विस कंसिडर नहीं करेंगे, जितने भी इनपुट्स है उन सब का आईटीसी एक बार लिया जाएगा बच्चों। ये सब सर्कुलर भी आगे दे रखे हैं जो साथ में लिंक करते हुए पढ़ा रहा हूं, सो दैट आपका पिक्चर पूरा क्लियर होता जाए और एग्जाम में जब आपकी क्वेश्चन आए एक बार में आपका आंसर आए, स्मूथली आंसर आए, और जिसने क्वेश्चन के क्वेश्चन कर लिए भारत माता की जय सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए सर उसके अंदर। आइए अब सर रिफंड का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब सर मान लो सर मेरे पास मल्टीपल सप्लाईज है गुड्स और सर्विसेज की, जिसमें से कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले हैं और कुछ नॉन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले हैं, तो सर ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट्स के आईटीसी को पहले अपोर्शन करना पड़ेगा उस सप्लाईज के लिए जो क्या है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली सप्लाई है। अब सर मान लीजिए ये पेन जो है मेरे हाथ में, ये है, इस पे रेट ऑफ टैक्स कितना है 18%, और ये जो पेंसिल मेरे हाथ में, इस पे रेट ऑफ टैक्स कितना है सपोज 5%, और सर सारे ही इनपुट्स पे रेट ऑफ टैक्स कितना है मेरा 18% है मान लो, तो दिस इज फिट केस फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। पर ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जितने भी मैंने इनपुट परचेज किए सर, जितने भी इनपुट सबको एक साथ ले लो बेटा, भले वो इसमें काम है, इसमें काम है, कॉमनली काम है, सबको एक साथ ले लीजिए। ऑल इनपुट्स के परचेज में जो मैंने आईटीसी लिया है, जिस रिलेवेंट टैक्स पीरियड का मैं रिफंड की कैलकुलेशन कर रहा हूं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च महीने क्वार्टर की कर रहा हूं या ओनली जनवरी में नहीं कर रहा हूं, तो जो रिलेवेंट टैक्स पीरियड मेरे लिए है उसका जितना भी मैंने सर आईटीसी अवेल किया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी से मतलब नहीं है, जितना भी मैंने आईटीसी अवेल किया ऑन इनपुट्स ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, क्लियर, वो था सपोज ₹5 लाख। अब सर मैंने उस रिलेवेंट पीरियड में सर इसका सप्लाई कितना किया, सप्लाई ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले सप्लाईज, क्लियर, डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। हाँ है ना भाई, सर टोटल टर्नओवर था मान लो रुपीज सर 10 CR, इसका टर्नओवर था मान लो रुपीज 5 CR, तो 5 CR डिवाइड बाय 10 CR इंटू 5 लाख जो टोटल इनपुट का क्रेडिट था, कितना हो गया बेटा सर 5 डिवाइड बाय 10 लाख मतलब हाफ, सर 2.5 लाख आ गया मेरा वो आईटीसी इनपुट्स का जो इसके लिए एलोकेट हुआ है। अब सर इसके लिए एलोकेट हुआ है इनपुट्स का आईटीसी 2.5 लाख, अब सर इसका खुद का लायबिलिटी भी पे करना पड़ेगा ना मेरे मालिक। अब सर इस पे लायबिलिटी पे रेट ऑफ टैक्स मान लो 5%, अब इसका टर्नओवर कितना था सर, सपोज हमने देखा एग्जांपल में 5 लाख रुपए था, 5 करोड़ रुपए था, चलो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, मान लो सर इसका टर्नओवर था मान लो रुपीज 1 CR, अब 1 CR पे रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा 5%, 5% कितना होता है बेटा 5 लाख। अब 5 लाख की लायबिलिटी पे करने के लिए सर मेरे पास 2.5 लाख का इनपुट्स का आईटीसी पड़ा है, तो इनपुट्स का आईटीसी पूरा इसमें काम आएगा, तो रिफंड कुछ भी नहीं बनेगा। पर सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या भाई, इसकी लायबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट भी तो था, वो भी तो यूज करो, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या कि ऐसे केस में इनपुट सर्विस का आईटीसी और इनपुट्स का आईटीसी हम प्रोपोर्शनेट यूज करेंगे इसको पे करने के लिए। अब इसकी लायबिलिटी थी 5 लाख की, तो एक काम करना 5 लाख का लायबिलिटी को प्रोपोर्शनेटली पे करना थ्रू यूजिंग इनपुट्स का आईटीसी एंड इनपुट सर्विस का आईटीसी। अब मान लो इनपुट सर्विसेज का आईटीसी था 7.5 लाख और इनपुट्स का आईटीसी जो इसके लिए एलोकेट हुआ है वो 2.5 लाख है, तो टोटल आईटीसी इनपुट और इनपुट सर्विस का हो गया 10 लाख, तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख है ना भाई, मल्टीप्लाई बाय इसका लायबिलिटी कितना 5 लाख, तो सर 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख
टोटल आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, और इनपुट का आईटीसी 2.5 लाख, मतलब 1/4 हो गया, 1/4 ऑफ सर 5 लाख। अब 5 लाख का 1/4 कितना हुआ बच्चे? सर 5 लाख का 1/4 हुआ 1,25,000। तो 1,25,000 अमाउंट जो आया है मेरा, सर कैसा है बेटा? 2.5 लाख इनपुट्स का आईटीसी डिवाइड बाय इनपुट प्लस इनपुट सर्विस का आईटीसी 10 लाख मल्टीप्लाई बाय इसका लायबिलिटी कितना? 5 लाख। तो सर ध्यान देना 1,25,000 अमाउंट आया है। अब 1,25,000 जो आईटीसी जो लायबिलिटी आया है वो दैट लायबिलिटी हैज टू बी पेड बाय यू पेड बाय आईटीसी ऑफ इनपुट्स। अब इनपुट्स का आईटीसी कितना था बेटा? 2.5 लाख। 2.5 लाख को यूज करेंगे टू पे द लायबिलिटी ऑफ 1.25 लाख। अब 1.25 लाख आपका यूज आ गया इनपुट्स का आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ दिस पेंसिल। अब ऐसे केस में बचा हुआ आईटीसी कितना है? 1,25,000 बच गया आपका आईटीसी। नाउ दिस अमाउंट इज एलिजिबल फॉर रिफंड। ये फॉर्मूला खत्म होता है अब। क्लियर? तो 1,25,000 का मैक्सिमम आपको रिफंड मिलेगा एज पर दिस फॉर्मूला। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। अब सर देना बेटा, नेट आईटीसी का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स बट नॉट इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड अदर देन द आईटीसी व्हिच वाज अवेल्ड इज रिफंड। क्लियर? अंडर सब रूल नंबर 4A और 4B बेटा। 4A और 4B में अगर आपने इनपुट्स का कोई रिफंड ले लिया था इनपुट्स आईटीसी का, तो उसको लेस कर देना, बाकी के इनपुट्स का आईटीसी आप ले लीजिएगा बेटा। सर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, सर जैसे मैंने टोटल टर्नओवर लिया था इसमें, सर इसका टर्नओवर 5 CR, इसका टर्नओवर टोटल मिला के 10 करोड़ था बेटा। तो वो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कौन सा? जो हमने एक्सपोर्ट के लिए पढ़ेंगे वही डेफिनेशन यहाँ दे रखा है बेटा। टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ द सर्विसेज, फिर टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉन जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब सारे सर्विसेज का टर्नओवर, बट एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज अदर देन जीरो रेट सप्लाई। क्योंकि एग्जाम सप्लाईज के लिए आपने आईटीसी अवेल ही नहीं किया होगा तो उसको प्रोपोर्शन में लेंगे नहीं, इसलिए टोटल टर्नओवर हटा देंगे इसको। एंड वो टर्नओवर ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट टू विच आपने ऑलरेडी सब रूल नंबर 4A और 4B में रिफंड ले लिया है ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, उसको भी टोटल टर्नओवर से हटा देना। क्लियर? आइए बच्चों, रिलेवेंट पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हो। ओके डन। अब सर मैंने नोट्स में यहाँ लिख दिया क्या? कोई रिफंड नहीं मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। सर नो रिफंड शैल बी अलाउड इन केस अगर आउटपुट गुड्स जो है आपके वो नील रेटेड है या फुली एग्जेम्प्टेड है। अगर फुली एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड है तो ऐसे केस में आपको आईटीसी अवेल ही नहीं होता है। अब जब आईटीसी अवेल नहीं होगा तो रिफंड की बात तो आती ही नहीं है। फिर सर ध्यान देना बेटा, अब मान लो सर एक सर्कुलर होता, मैंने कोई गुड्स परचेज किया और उसी को बेच रहा हूं मैं, आई एम अ ट्रेडर। परचेज किया था तब 18% रेट थी, बाद में रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गई, रेट ऑफ टैक्स कम हो गई, 5% हो गई बेटा। अब परचेज पे रेट था 18%, सेल पे रेट है 5%। पर सर ये दिस इज नॉट अ केस विच इज फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, क्योंकि सेम गुड्स खरीद के सेम गुड्स बेच रहा हूं, अब रेट भले कम हो जाए, दिस इज नॉट फिट केस फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ऐसे केस में कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर किसी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन की वजह से, किसी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन की वजह से, अच्छा ये पॉइंट वैसे आगे लिखा है, ये रहा सर्कुलर, ये रहा, ठीक है, पर चलो मैं बताता हूं। अगर कोई कंसेशनल नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट का, क्लियर, और उसकी वजह से रेट कम हुई है, तो ऐसे केस में आई एम एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल ये है कि परचेज पे रेट था 18%, सेल पे रेट हो गया कितना? 12%। जब मैं सेल कर रहा था सेम गुड्स था, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। पर सर किसी कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से, जैसे मैं किसी मर्चेंट एक्सपोर्टर को गुड सप्लाई कर रहा हूं, तो सर ऐसे केस में हमने मेगा एग्जीबिशन लिस्ट लास्ट में एक नोटिफिकेशन पढ़ा था कि अगर सारी कंडीशन पूरी तो मैं उस सप्लायर को, मर्चेंट ट्रेडर को, मर्चेंट एक्सपोर्टर को 0.1% पे भी गुड सप्लाई कर सकता हूं। अब सर मेरे परचेज पे 18% टैक्स था, रेट ऑफ टैक्स मेरी सेल पे कम नहीं हुई है, वो कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से मेरे को केवल 0.1% टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में जो मेरे पास एक्सेस आईटीसी बच जाएगा इनपुट्स का, उसका मैं रिफंड ले सकता हूं अंडर आईडीएस। क्लियर? डन। अदरवाइज सेम गुड्स खरीद के सेम गुड्स बेचते तो अगर रेट ऑफ टैक्स कम हो गया है तो ऐसे केस में दैट इज नॉट फिट फॉर आईडीएस। क्लियर? डन। सरकार एक और सर्कुलर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। सर ध्यान बेटा, नेट आईटीसी जो हम लेते हैं, नेट आईटीसी के, चलो मैं आपको समझाता हूं यहां पे कि ध्यान देना बच्चों, अगर कभी भी अगर आप जब टर्नओवर ले रहे हो बेटा, तो जो टर्नओवर आपने ऊपर गुड्स का लिया है वही टर्नओवर नीचे आएगा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर करते वक्त। सर ध्यान देना बच्चों, जैसे यहां लिखा है क्या कि अच्छा वो आएगा पॉइंट कहां पर? जीरो रेट सप्लाई के केस में। और सर ये सर्कुलर कौन सा था बेटा? मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि सर नेट आईटीसी मतलब सारे इनपुट्स आपको लेने हैं। सर कुछ इनपुट्स पे रेट ऑफ टैक्स 5% था और कुछ पे एक पे केवल 18% था, तो भी सारे इनपुट्स हम कंसीडर करने हैं बेटा। ठीक है, डन। अब आता है क्या? नो रिफंड शैल बी अलाउड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ व्हिच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस नोटिफाई कर सकती है, वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस कौन सी वो याद करने की जरूरत नहीं है, और वहां पे आपको सर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, डन। अच्छा, इनपुट सर्विस और इनपुट्स का जो प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था उसका एग्जांपल मैंने यहां पे दे रखा है, इससे आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैंने प्रोपोर्शन किया था। आइए बच्चों, सर
अब आता है पॉइंट क्या, जीरो रेटेड सप्लाई। यहाँ बड़ा सुंदर पॉइंट आएगा, ये इजी पॉइंट है एज कंपेयर टू आईडीएस सर, क्योंकि आईडीएस अगर आपने पढ़ लिया तो ये और इजी लगता है। जीरो रेटेड सप्लाई में दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए होता है क्या, आपने एलयूडी बॉन्ड साइन कर दिया बिफोर एक्सपोर्टिंग और बिफोर सप्लाई टू एसईजेड, तो ऐसे केस में आपको कोई आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है और वहां पे काम आने वाले इनपुट सर्विस का और कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है, पर उसमें से इनपुट और इनपुट सर्विस का अगर आईटीसी काम नहीं है तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा, आपने सर कोई एलयूडी बॉन्ड साइन नहीं किया और सप्लाई पर आईजीएसटी पे किया, इंटरसेट सप्लाई होता है इसलिए, और आईजीएसटी का आपने रिफंड ले लिया। क्लियर, डन। अब ध्यान देना बच्चों, अगर आपने आईजीएसटी पे करके आईजीएसटी का रिफंड लिया तो आपको आईटीसी का अलग से रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आईजीएसटी पे करते हुए आपका आईटीसी वैसे भी काम आ गया होगा, और नहीं भी काम आया, एक्सेस आईटीसी पड़ा भी है तो भी रिफंड नहीं मिलेगा आपने अगर आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड लिया तो। अब आ रहा है पॉइंट क्या सर, अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जीरो रेटेड सप्लाई किया है अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूडी, तो ऐसे केस में आपको जो आईटीसी का रिफंड मिलता है वो कितना मिलता है सर। सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर मैंने कुछ रिफंड किया है और कुछ डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई किया तो जो कुछ रिफंड किया उतना प्रोपोर्शनेट टर्नओवर निकाल लो, उतना प्रोपोर्शनेट इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा बच्चों। क्लियर, बहुत इजी बेटा। मान लो मैंने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 1 करोड़ का डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया और टोटल आईटीसी मैंने लिया इनपुट्स पर, वो इनपुट और इनपुट सर्विस पे वो था सपोज सर 20 लाख रुपए बेटा, तो सर रिलेवेंट पीरियड में मैंने 20 लाख का इनपुट सर्विस का आईटीसी अवेल किया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी से मतलब नहीं है। क्लियर, अवेल कितना किया, 20 लाख का आईटीसी अवेल किया। 1 करोड़ का मैंने एक्सपोर्ट किया, 1 करोड़ का मैंने डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया, तो ऐसे केस में 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 करोड़ इंटू 20 लाख मतलब 10 लाख रुपए एलिजिबल हो गए रिफंड के लिए, क्योंकि वो एलोकेट हुए किसके लिए, एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए। ऐसे केस में 10 लाख एलिजिबल रिफंड के लिए। दैट्स इट, इतना इजी बेटा। पर हाँ, कुछ स्पेशल बातें यहाँ पे बेटा। सबसे पहली बात, नेट आईटीसी का मतलब होता है क्या, इनपुट और इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स नहीं बेटा यहाँ पे। प्लस अगर आपने किसी इनपुट सर्विस पे रिफंड ले लिया था अंडर सब रूल नंबर 4A और 4B तो उसको एक्सक्लूड करने का, बाकी के आईटीसी को आपको लेने का बेटा। फिर सर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का डेफिनेशन दे रखा है, और उसके बाद हम देखेंगे क्या, एडजस्ट टोटल टर्नओवर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आईडीएस के केस में बच्चा। अच्छा, सबसे पहली बात, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, सर गुड्स का टर्नओवर कितना लेना है ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई करें उस पीरियड में आपने कितना सर जीरो रेटेड सप्लाई किया है, एक्सपोर्ट किया है, फिर सप्लाई टू एसईजेड यूनिट या डेवलपर किया है, वो टर्नओवर लेंगे। पर सर उसको कंपेयर करेंगे क्या, वही गुड्स अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करते तो कितने में सप्लाई करते, उसका मैक्सिमम 1.5 टाइम्स। तो डोमेस्टिक मार्केट में लाइक काइंड ऑफ गुड्स अगर आप सप्लाई करते तो उसका 1.5 टाइम्स या एक्चुअल एक्सपोर्ट का वैल्यू विच एवर इज लोअर, इतना ही हमें लेना होगा इज टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर, और इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा वो टर्नओवर आपका एक्सक्लूड करना पड़ेगा जिसका आप ऑलरेडी रिफंड ले चुके हो अंडर सब रूल नंबर 4A और 4B। क्लियर, डन। अब आ रहा है क्या, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहां बोला है क्या, मैं सिंपली बताता हूं कि सर मान लो जनवरी महीने का आप रिफंड के लिए अप्लाई करो तो जनवरी महीने में कितनी सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट करी। क्लियर सर, माइनस, ध्यान देना बच्चों, वो सर्विसेज जो कंप्लीट तो हो गई है पर जिसका पेमेंट अब तक मैं आपको सर एक कंक्लूजन पहले बोल देता हूं फिर इसको फॉर्मूला समझाता हूं, वरना फॉर्मूला याद करने लग जाएंगे आप बेटा। कुल मिला के सर्विसेज को एक्सपोर्ट के टर्नओवर तभी काउंट करने का जब उन सर्विसेज का पेमेंट भी आ गया है प्लस सर्विसेज भी कंप्लीट हो चुकी है। पेमेंट भी आ जाना चाहिए प्लस सर्विसेज भी कंप्लीट हो जानी चाहिए सर, तब जाके उसको जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज के टर्नओवर में ऐड करने का। तो ऐसे बोल दो सर जनवरी महीने में कितना पेमेंट रिसीव हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड, कितनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करी मतलब नहीं कितना पेमेंट रिसीव हुआ, माइनस वो पेमेंट जो रिसीव तो हो गया है पर सर्विसेज अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो जब सर्विसेज कंप्लीट होगी तब काउंट करने का, प्लस वो पेमेंट जो पहले आ चुका था और इस पीरियड में उसकी सर्विसेज कंप्लीट हुई है तो उसको ऐड कर देने का था, तो आ जाएगा क्या, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर, ये फॉर्मूला दे रखा है, याद करने की जरूरत नहीं। आई होप पूरा फिट हो गया बेटा पे। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में क्या होगा बेटा, सर ये तो टोटल टर्नओवर होता है, टोटल टर्नओवर मतलब सर गुड्स के रेस्पेक्ट में तो कोई तकलीफ नहीं है सर। सर ध्यान देना बेटा, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में क्या होता है बेटा, सिंस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर इस तरह से काउंट करते हैं इसलिए टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर लेने का बेटा। ओके, पर एक्सक्लूड करने का क्या, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में आपको आईटीसी मिलता ही नहीं तो प्रोपोर्शन में टर्नओवर में आएगा ही नहीं बेटा। ये एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई अगर क्या है भले एग्जाम गुड्स है तो भी आईटीसी मिलता है बेटा। एंड वो टर्नओवर जिसके रेस्पेक्ट में हमने सब रूल नंबर 4A और 4B में रिफंड ऑलरेडी ले लिया है उसको
गुड्स के टर्नओवर में भी काउंट नहीं किया तो नीचे वाले टर्नओवर में भी काउंट नहीं करेंगे। क्लियर, डन। सर रिलेवेंट पीरियड मतलब जिस पीरियड के लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब ध्यान देना बच्चा, एक्सप्लेनेशन मिलता है क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड के केस में क्या लेने का बेटा, जितना आपने शिपिंग बिल जो फाइल की हुई एक्सपोर्ट के टाइम पे उसमें जो वैल्यू डिक्लेयर किया वो, या फिर सर वैल्यू डिक्लेयर इन द टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। तो शिपिंग बिल में जो आपने एफओबी वैल्यू डिक्लेयर किया वो, या जो वैल्यू आपने बिल में डिक्लेयर किया है टैक्स इनवॉइस पे, विच एवर इज लोअर विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ गुड्स जो आपने एक्सपोर्ट किया है। प्लस ध्यान देना बच्चों, जो आपने वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया लिया है वही हम क्या करेंगे, एडजस्टेड टर्नओवर में लिया जाएगा बेटा। कुल मिला के सर यहाँ पे एडजस्टेड टर्नओवर जो दे रखा है बेटा उसमें गुड्स का टर्नओवर वही आएगा एक्सपोर्ट वाला, जो यहाँ पे आप गुड्स का टर्नओवर ले रहे हो बेटा 1.5 टाइम या एक्चुअल विच एवर लोअर, याद आया बेटा आपको। और जो एफओबी वैल्यू या फिर जो आपने प्राइस डिक्लेयर करी इन द इनवॉइस विच इज लोअर, तो जो वैल्यू आपने गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए लिया है वही वैल्यू हम लेंगे जब एडजस्टेड टर्नओवर लेंगे, तभी तो प्रोपोर्शन सही आएगा बच्चा। क्लियर, डन। अब जब भी आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, आपका जितना रिफंड के लिए आपने अप्लाई किया उतना अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कल को मान लो रिफंड का अमाउंट कुछ रिजेक्ट हो गया तो उतना अमाउंट वापस आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट कर दिया जाएगा। क्लियर, अब आता है बात क्या, ये सर्कुलर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर। अब आइए बच्चों कहां पर, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफंडेबल अमाउंट इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। वेरी गुड सर्कुलर। सबसे पहली बात, रिफंड का जब अमाउंट बनता है बेटा, आप रिफंड के लिए जब अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी दोनों को सबको ऐड करके फिर रिफंड का अमाउंट निकलेगा। क्लियर। अब जब रिफंड के लिए आप अप्लाई करेंगे, सर अब मान लो जनवरी महीने के रिफंड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो बेटा। क्लियर, तो सर जनवरी महीने का रिफंड जरूरी नहीं कि जनवरी में अप्लाई कर दे आप, सर वो तो 3 साल 2 साल के अंदर अंदर कभी भी आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सर मान लो आप अप्लाई कर रहे हो कब, सर अप्लाई करो जुलाई महीने में, तो जिस महीने में सर ध्यान देना, जिस दिन मान लो 11 जुलाई को 11th ऑफ जुलाई को रिफंड के लिए अप्लाई कर, तो 11 जुलाई को आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना वो तो देख ले भाई। क्लियर। अब मान लो जनवरी महीने का जो रिफंड आप निकाल रहे हो वो फॉर्मूला के हिसाब से आता है कितना, 5 लाख रुपए। अब 11 जुलाई को जब रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस दिन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है ही कितना बेटा, 4.5 लाख। इसका मतलब क्या है, 50,000 का आपका आईटीसी कहीं और काम आ गया तो रिफंड कितना मिलेगा, 4.5 लाख का ही मिलेगा। पर एक बात और, सर उस फॉर्मूला से रिफंड का अमाउंट आता है कितना, 5 लाख का। पर जनवरी महीने का जब लायबिलिटी आपने पे किया, वो लायबिलिटी पे करने के बाद आपके आईटीसी अकाउंट में जो बैलेंस है कौन से महीने का, जनवरी महीने का, वो है ही 4 लाख रुपया। मतलब क्या है, ऑल दो फॉर्मूला के हिसाब से 5 लाख रिफंडेबल बनता है, पर सर जनवरी महीने की लायबिलिटी पे करते वक्त आपने ऑलरेडी 1 लाख यूज कर लिया अपने लायबिलिटी के लिए, तो अच्छा है ना। अनयूटिलाइज्ड बैलेंस कितना है, 4 लाख है, उतना ही आपको रिफंड मिलेगा। तो सर यहाँ एक फॉर्मूला बना दिया गया। क्या फॉर्मूला बना दिया गया बेटा, कि सर फॉर्मूला के हिसाब से रिफंड मिलना वो, या फिर जिस दिन आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस दिन आईटीसी अकाउंट में कितना बैलेंस है वो, या फिर जिस महीने का आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस टैक्स पीरियड के लायबिलिटी पे करने के बाद, रिटर्न फाइल करने के बाद आपका आईटीसी अकाउंट में बैलेंस कितना बचा है वो, विच एवर इज लोएस्ट, इतना रिफंड के लिए आपको अमाउंट एलिजिबल होगा। तो हमारे इस एग्जांपल में 4 लाख का रिफंड एलिजिबल हो रहा है बेटा। ओके डन। अब सर ये 4 लाख का रिफंड जो आ रहा है, वो 4 लाख का रिफंड जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट होगा। पर कौन से हेड से होगा, सबसे पहले आईजीएसटी से उस इलेक्ट्रॉनिक उस रिफंडेबल अमाउंट को डेबिट किया जाएगा, उसके बाद इक्वली बिटवीन सीजीएसटी एंड एजीएसटी अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। और अगर मान लो किसी पर्टिकुलर हेड में सी और एस में बैलेंस कम है तो सर बाकी का बैलेंस जो हेड में बैलेंस ज्यादा है वहां से हम लेस कर देंगे और उतना अमाउंट यूज कर लेंगे। क्लियर, डन। रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A बोलता है क्या, अगर आपने इन केस ऑफ सप्लाईज व्हिच आर रिसीव्ड ऑन व्हिच सप्लायर हैज अवेल्ड बेनिफिट ऑफ डिम्ड एक्सपोर्ट्स, सर सप्लायर ने डिम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट लिया हुआ है, सर ऐसी आपने सप्लाई ली है, या फिर सर ऐसे केस में रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन अदर इनपुट्स एंड अदर इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग सच रिलेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ शैल बी ग्रांटेड। कहने का मतलब ये है कि सर अगर मान लो मैं एक 100% ईओयू हूं, मैंने ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई ली है जिसमें सप्लायर ने डिम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट लेते हुए सर टैक्स का बेनिफिट ले लिया है, तो वो मेरे लिए जो इनवर्ट सप्लाई थी उसका तो रिफंड ऑलरेडी ले चुका है सप्लायर बेटा। ठीक है, अब मैंने जो गुड्स अब बाद में मैं 100% ईओयू मैंने एक्सपोर्ट किया बेटा, अब मेरे को जो रिफंड मिलेगा अदर इनपुट, सर अदर इनपुट सर्विसेज जो भी मेरे काम आई है उसका मेरे को रिफंड मिलेगा, क्योंकि जो डिम्ड एक्सपोर्ट वाली सप्लाईज मैंने ली थी उसका रिफंड तो ऑलरेडी सप्लायर ले चुका है, तो बाकी के इनपुट सर्विस का मेरे को रिफंड मिल जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। फिर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 भी बोलता है क्या, सर द पर्सन हु इज क्लेमिंग रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हैज, अगर उसने इनवर्ट सप्लाई रिसीव करी है एट कंसेशनल रेट ऑफ 0.1%, या फिर उसने गुड्स इंपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन इफ इंपोर्टेड बाय ईओयू और अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीसी होल्डर, तो ऐसे केस में द रिफंड ऑफ आईटीसी अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स रिसीव्ड अंडर द सेट नोटिफिकेशंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड द आईटीसी अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनपुट सर्विसेज टू द एक्सटेंट यूज्ड इन मेकिंग
सच एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स शैल बी ग्रांटेड। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब मैंने जो इनवर्ट सप्लाई ली उस पर अगर 0.1% टैक्स पे किया तो 0.1% जो टैक्स पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा। सेकंड, अगर मैंने गुड्स इंपोर्ट किया था विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो जिस पे मैंने टैक्स पे किया ही नहीं उसका रिफंड मिलेगा ही नहीं। हाँ, पर अदर इनपुट सर्विस जो लिया है उसका मेरे को जरूर रिफंड मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। आइए, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर मैंने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है, सर्विसेज एक्सपोर्ट किया है, उसमें मैंने सर बॉन्ड या एलयूडी साइन नहीं किया तो ऐसे केस में सर मैंने उस पर आईजीएसटी पे किया होगा और आईजीएसटी पे किया उसका मेरे को रिफंड मिल जाएगा। ध्यान देना बेटा, सिंपली क्या होता है गुड्स के केस में क्या होता है, जब मैं शिपिंग बिल फाइल करता हूं उसी के अंदर लिख देता हूं कि मैंने इस पे आईजीएसटी पे किया है और सर वही मेरा रिफंड का एप्लीकेशन होता है, मेरे को अलग से कोई रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करना होता है। क्लियर। और वहां से जैसे कस्टम से मेरा गुड्स एक्सपोर्ट होता है, कस्टम पोर्टल क्या करता है, जीएसटी पोर्टल को कम्युनिकेट कर देता है, वहां से वेरीफाई करता है कि मेरे अपने जीएसटीआर 1 के अंदर ये सप्लाईज दिखाई कि नहीं दिखाई, मैंने अपना 3B फाइल करके टैक्स पे किया कि नहीं किया, और अगर किया है वेरीफाई हो गया दोनों पोर्टल से, कस्टम पोर्टल वेरीफाई करेगा कि एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो चेक करेगा जीएसटी पोर्टल से कि सही में गुड्स मैंने टैक्स पे किया कि नहीं किया, जीएसटी 1 और 3B फाइल किया कि नहीं किया। अगर किया है, वेरीफाई हो गया, रिफंड विल बी ग्रांटेड, कोई तकलीफ नहीं बेटा। पर सर सर्विसेज के केस में, किसी केस में बच्चों, सर्विसेज के केस में आपको फॉर्म नंबर जीएसटी RFD 01 फाइल करके रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स, ये टैक्स पे किया है और मैंने ये सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है, ये पेमेंट रिसीव हो गया, सर्विस की एक्सपोर्ट की कंडीशन सारी पूरी है, मेरे को रिफंड ग्रांट किया जाए, रिफंड आपको मिल जाएगा। आइए सर, रिफंड किस केस में नहीं मिलता है, आईजीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा। फर्स्ट, रिसीट ऑफ सप्लाईज अंडर डिम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। पर हाँ, अगर आपने ईपीसीसी स्कीम के थ्रू कैपिटल गुड्स परचेज किया तो चलेगा, उसके अलावा कोई भी अगर इनवर्ट सप्लाई आपने लिया है अंडर डिम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट तो सर वहां पर आप आपके आउटवर्ड सप्लाईज को आईजीएसटी पे करके रिफंड नहीं ले सकते, वहां पे आप आईटीसी वाला, आप एलयूडी बॉन्ड वाला ऑप्शन ही है। सेकंड, आपने अगर ध्यान देना बच्चों इनवर्ट सप्लाई लिया एट 0.1% तो ध्यान देना बेटा वहां पे एलयूडी बॉन्ड साइन करके ही एक्सपोर्ट करना है आपके आउटपुट गुड्स। ये 0.1% जो टैक्स पे किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी रहा तो, अदरवाइज सर आप आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करना ऑप्शन नहीं है। लास्ट सर, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस इफ इंपोर्टेड बाय ईओयू या अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीसी होल्डर बेटा, तो ऐसे केस में भी इनको एलयूडी बॉन्ड साइन करके ही एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। एक्सेप्ट अगर आपने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए हैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर एपीसी स्कीम तो चल जाएगा, बाकी ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आइए सरकार, ये मैंने यहाँ लिखा है बेटा बात। ओके सर, आता है क्या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ अंडर बॉन्ड और एलयूटी बेटा, रूल नंबर 96A कहता है क्या सर, सारे ही लोगों को, सारे ही एक्सपोर्टर्स को एलिजिबल कर दिया एलयूटी के लिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए। पर अगर आपका जीएसटी में या आपका किसी भी एग्जिस्टिंग लो मतलब वेट, एक्साइज, सर्विस टैक्स वगैरह में टैक्स इविजन का केस चल रहा है एक्सीडिंग ₹2.5 करोड़, तो ऐसे केस में आपको बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा, वरना सबके लिए एलयूडी अलाउ कर दिया है। और जो लोग बॉन्ड साइन करेंगे उनको सर सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है बेटा। ये एक और सर्कुलर बोलता है क्या, अगर मान लो हाँ ये सर, अगर मान लो कोई सर्विसेज थी जो आपने एक्सपोर्ट करी बेटा, कोई सर्विसेज थी जो आपने एक्सपोर्ट करी और एक्सपोर्ट करने के बाद आपका पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ था बेटा, क्लियर। अब आपने रिफंड तो ले लिया, बॉन्ड साइन किया था आपने, क्लियर, आपने आईटीसी का रिफंड ले लिया, फिर गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया और रिफंड ले लिया, पर बाद में वो रिटर्न हो गया बेटा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया होगा बेटा, आपसे सर जो बॉन्ड था सर उसके गवर्नमेंट के पास अधिकार था आपका, आपने कंडीशन वॉलिड कर ली कि गुड्स को आपने एक्सपोर्ट नहीं किया विद इन द टाइम पीरियड विच इज अलाउड फॉर एक्सपोर्ट, तो ऐसे केस में आपने जो बॉन्ड साइन किया था उसको एग्जीक्यूट करके वो पेमेंट रिकवरी करेंगे और आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, क्लियर। एंड सर यहाँ पे एक और बात कही क्या कि अगर आपने सर्विसेज जो एक्सपोर्ट करी थी उसका अगर पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ तो सर जो आपने आईजीएसटी पे नहीं किया था वो आईजीएसटी आपसे रिकवरी किया जाएगा, क्लियर, डन। सर एक बार ध्यान रखना बेटा, further it is also clarified that in such cases the said exporter would be entitled to refund of unutilized। अच्छा एक बात और, अब मान लो आपसे एक बार गवर्नमेंट ने क्या किया सर, आपका सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट करी और सर उसका फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई में अगर रिसीव नहीं हुआ तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बॉन्ड साइन किया था कि मैं सर विद इन दिस आरबीआई टाइम लिमिट पेमेंट रियलाइज कर दूंगा, और पेमेंट अगर रियलाइज नहीं हुआ तो अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, वो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। अब आईजीएसटी पे कर दिया पर बाद में आपको वो फॉरेन करेंसी रियलाइज हो गया, तो ऐसे केस में वो आईजीएसटी का आपको रिफंड मिल जाएगा जो आपसे रिकवरी किया था, प्लस अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी जिसका आपको रिफंड नहीं दिया था क्योंकि आपका पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ, उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्लियर। और अगर आपने सर वहां पर जब आईजीएसटी पे किया था तब उसके साथ आपने इंटरेस्ट भी पे किया था तो इंटरेस्ट का कभी भी आपको रिफंड नहीं मिलता है। आइए सर, रूल नंबर 96B बोलता है क्या, रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी
और आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड। अब ये गुड्स के लिए बोल दिया है। देखो सर, सर्विसेज में क्या बोल दिया, जब तक पेमेंट नहीं आया तब तक हम सर्विस को एक्सपोर्ट मानेंगे ही नहीं। पर गुड्स के केस में क्या होता है, आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दी, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब आपने आईजीएसटी का रिफंड ले लिया आईजीएसटी पे करके, या फिर आपने एलयूटीए बॉन्ड साइन करके आईटीसी का रिफंड ले लिया, और बाद में विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा आपका फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज नहीं हुआ, तो आपको सर जिस दिन फॉरेन एक्सचेंज, जिस दिन टाइम लिमिट एक्सपायर होता है उसके 30 दिन के अंदर एविडेंस सबमिट करने पड़ते हैं कि पेमेंट रियलाइज हो गया है। वो अगर आपने सबमिट नहीं किए तो सर ऐसे केस में आपसे वो अमाउंट रिकवरी करेंगे जितना भी आपको रिफंड दिया था अलोंग विद द इंटरेस्ट। पर हाँ सर, रिकवरी नहीं करी जाएगी अगर आरबीआई ने वेव ऑफ कर दी कंडीशन की ठीक है पेमेंट नहीं है जान दो। सर ऑन मेरिट्स अगर आरबीआई ने वेव ऑफ कर दी कंडीशन रिगार्डिंग रिसीट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ऐसे केस में काम हो जाएगा, आपको रिकवरी नहीं करना है। पर सर हाँ, अब मान लो किसी केस में फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ, आपसे रिकवरी कर ली बेटा, बाद में सब्सिक्वेंटली फॉरेन एक्सचेंज वाज रियलाइज्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, क्लियर। और कई बार क्या करता है आरबीआई एक्सटेंशन देता है आपको, और आपका फॉरेन करेंसी रियलाइज हो गया विद इन द टाइम अलाउड बाय आरबीआई, तो जो अमाउंट आपसे उन्होंने रिकवरी किया है सर वो आपको वापस से रिफंड मिलेगा। पर हाँ, इंटरेस्ट का रिफंड कभी नहीं मिलता है। पर हाँ, जिस दिन वो सब्सिक्वेंट अमाउंट आपको रियलाइज हुआ उसके 3 महीने के अंदर आपको रिफंड के लिए वापस से अप्लाई करना पड़ेगा, और जितना अमाउंट आपको आया है वापस से रियलाइज हुआ है फॉरेन करेंसी, उतना प्रोपोर्शनल रिफंड विल बी ग्रांटेड टू दी एसएससी बच्चों। क्लियर, डन। अच्छा, यहाँ पे क्या था सर्कुलर में बच्चों कि अगर फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ या आपने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किए विद इन द टाइम लिमिट बेटा, और तो ऐसे केस में जो बेनिफिट रिफंड का आपको हमने दिया था वो हम आपसे रिकवरी कर लेंगे। और बाद में अगर फॉरेन करेंसी रियलाइज हो गया या गुड्स बाद में आपने एक्सपोर्ट कर दिए तो ऐसे केस में वो रिफंड आपको वापस दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट हम रिकवरी नहीं करेंगे आपसे, आईटीसी का भी रिफंड देंगे और जो आईजीएसटी रिकवरी किया उसका भी रिफंड देंगे बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। आइए, डिम्ड एक्सपोर्ट किसको कहते हैं बेटा? सर 4 केस सर यहां पर कह दिया ना, बस कह दिया सरकार, ये 4 सप्लाईज हमेशा एक्सपोर्ट कहलाएगी, ऑल्दो यहाँ पे गुड्स एक्चुअली इंडिया से बाहर नहीं जा रहा है। फर्स्ट, अगर आपने किसी पर्सन ने जो एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसको आपने गुड सप्लाई किया। सेकंड, किसने अगर ईपीसी स्कीम ले रखा उसको अगर आपने कोई कैपिटल गुड सप्लाई किया। थर्ड, आपने ईओयू को सप्लाई किया। अच्छा, ईओयू में यहाँ पर ईओयू भी है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट भी आती है, एसटीपीयू भी आती है और बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट भी आती है। इनको अगर आपने सप्लाई किया तो दैट इज डिम्ड एक्सपोर्ट। और सर, सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय अ बैंक और अ पीएसयू स्पेसिफाइड अंडर नोटिफिकेशन 50 ऑफ 2017 ऑफ कस्टम्स अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। तो सर ऐसे केस में बैंक ने अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन बैंक ने या पीयूसी ने गोल्ड सप्लाई किया, वो भी डिम्ड एक्सपोर्ट के स्कोप में आता है। अब सर डिम्ड एक्सपोर्ट के स्कोप में अगर आ गया, ये 4 कैटेगरी होती है क्या डिम्ड एक्सपोर्ट। अब डिम्ड एक्सपोर्ट तो करने का क्या, इस सर्कुलर के थ्रू एक्सप्लेन किया, मैं तुम्हें समझा भी देता हूं बच्चों। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक्चुअली गुड्स आउट ऑफ इंडिया नहीं जा रहा है, एक्चुअली फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हो रहा, फिर भी इनको एक्सपोर्ट माना गया क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए सप्लाई हो रहा है। सर अब यहाँ पे मान लो मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट है जिसने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है, एपीसी स्कीम ले रखा है, या आप ईओयू वगैरह हो, मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, मैं बिल पे टैक्स चार्ज करूंगा, टैक्स गवर्नमेंट को पे करूंगा, रिटर्न फाइल करूंगा, टैक्स पे करूंगा, उसके बाद या तो सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से एक पर्सन उस टैक्स का रिफंड लेके आ जाएगा। अब आप और मैं आपस में डिसाइड करेंगे कि रिफंड कौन लेके आएगा। अगर रिफंड लेके मैं आ रहा हूं तो मैं आपसे टैक्स का अमाउंट रिकवरी नहीं करूंगा, क्योंकि हाँ 1 लाख का सप्लाई क्या 18% टैक्स है, तो 1 लाख ही मैं आपसे रिकवरी करूंगा, 18,000 मैं अपनी जेब से टैक्स पे करूंगा और फिर मैं रिफंड के लिए अप्लाई करूंगा। पर मैं बिल 1,18,000 का इश्यू करूंगा और आपसे सर्टिफिकेट लूंगा, डिक्लेरेशन लूंगा कि ये 18,000 जो मैंने बिल पे टैक्स लगाया है इसका न तो आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे न इसका आप आईटीसी लेंगे। क्लियर, तब जाके मेरे को रिफंड मिलेगा। सेकंड थिंग, अगर रेसिपिएंट से मैंने 1,18,000 पूरा लिया, अब रेसिपिएंट रिफंड के लिए अप्लाई करेगा 18,000 का, तो ऐसे केस में वो मेरे से डिक्लेरेशन लेगा, सप्लायर से डिक्लेरेशन लेगा कि ना तो उसने कभी रिफंड के लिए अप्लाई किया है इस 18,000 के लिए, ना वो 18,000 के रिफंड के लिए कभी अप्लाई करेगा। और उस 18,000 का रिफंड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप उसमें लिखोगे डिक्लेरेशन कि मैंने इसका बर्डन बोन किया और मैंने इसका आईटीसी नहीं लिया है, ना मैं आईटीसी लूंगा, इसलिए मेरे को रिफंड दिया जाए, आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर। फिर एक और सर्कुलर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। अब यहाँ पे रिफंड के लिए अप्लाई करना 2 साल में, 2 साल कब से, जिस दिन सप्लायर ने उस सप्लाई के रिगार्डिंग रिटर्न जब फाइल किया था। क्लियर, तो सर वहां से 2 साल काउंट करने हैं। अब भले उस रिफंड के लिए सप्लायर अप्लाई करे या रेसिपिएंट अप्लाई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्कुलर मैंने आपको आगे बता दिया था। ये रिफंड यूएन बॉडीज और एम्बेसीज एक्सेट्रा, या बोल दिया क्या सर यूएन होल्डर्स जो होते हैं बेटा, इन्होंने जो भी इनवर्ट सप्लाई लिया उस इनवर्ट सप्लाई पे जीएसटी पे किया होगा और जो जीएसटी पे किया है उसका इनको रिफंड मिल जाएगा। क्लियर। सर ये क्वार्टरली रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो क्वार्टर खत्म होने के 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस क्वार्टर में इन्होंने इनवर्ट सप्लाई लिया उस क्वार्टर के लास्ट डे से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। आइए, हु इज एंटाइटल्ड टू रिफंड अंडर सेक्शन 55। सर अच्छा एक बात और, इनको जीएसटीआर 11 जो फॉर्म होता है रिटर्न वो फाइल करना पड़ता है अलॉन्ग द रिफंड एप्लीकेशन बच्चा। ओके सर, अब कौन कौन लोग हैं सर,
जो यूएन होल्डर्स होते हैं जिनको रिफंड के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है बेटा, यूनाइटेड नेशंस और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस और काउंसलर पोस्ट इन इंडिया और डिप्लोमेटिक एजेंट्स और करियर काउंसलर ऑफिसेज पोस्टेड देयर इन प्लस सर देना बेटा वो जो आर्मी का कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट होता है वो भी फर्दर इन एक्सेस ऑफ द सेड पावर गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन देने का पावर है। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has been notified as the person who shall be eligible to claim a refund of 50% of the applicable CGST or IGST paid by it and on all inward supplies of goods or services or both received by it on goods received by it beta sorry services नहीं goods for the purposes of subsequent supply to its unit run canteens of the CSD or to the authorized customers of the CSD बेटा क्या होता है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट गुड्स परचेज करता है उस पे CGST और IGST पे करता है उसका 50% इसको रिफंड मिल जाएगा क्यों क्योंकि ये फर्दर सप्लाई करता है किसको अपने यूनिट रन कैंटीन्स को और अपने ऑथराइज्ड कस्टमर्स को बेचा तो ऐसे केस में 50% GST का इनको रिफंड मिलता है। क्लियर डन। आइए इसके रिगार्डिंग सर्कुलर दे रखा है। सर्कुलर में बोला क्या क्या ये स्पेशल एजेंसी जो गुड्स इन्होंने इंपोर्ट किए उस इंपोर्टेड गुड्स पे जो IGST पे किया उसका भी रिफंड मिलेगा? बिल्कुल यस मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सेकंड सर एंटिटीज हैविंग यूएन आर नॉट कवर्ड। अब सुना जो यूएन होल्डर है उनको फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाता है, इसलिए अगर इन यूएन होल्डर का आउटवर्ड सप्लाई पे कोई जीएसटी लायबिलिटी अगर आता है तो उस पर नॉर्मल जीएसटी पे करने के लिए इनको नॉर्मल जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये यूएन नंबर जो दे रखा हो तो केवल इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड के लिए बेटा। फिर सर एंटिटी में अप टू हैव सिंगल यूएन ऑल ओवर इंडिया, मतलब इन्होंने जो यूएन नंबर लिया वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहेगा, इनको अलग अलग स्टेट वाइज यूएन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। और वो चाहे तो मोर देन वन यूएन नंबर ले सकते हैं, उनकी चॉइस है बच्चा। बाकी सबके लिए जीएसटी नंबर स्टेट वाइज लेना पड़ता है बेटा। आइए इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड बेटा बड़ा मस्त सेक्शन है बेटा, अभी मजा आएगा ना भिड़ू। सर सबसे पहली बात सर कस्टम में 3 महीने का वक्त होता है रिफंड देने के लिए डिपार्टमेंट को, यहाँ पे 60 डेज का टाइम ही है। अब सर एसएससी ने रिफंड के लिए अप्लाई किया, उसके 60 डेज में रिफंड नहीं मिला तो 61st डे से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना सर 18% एट द रेट ऑफ 6% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बच्चा। क्लियर। 60 डेज में अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए, पर एक केस में 9% इंटरेस्ट है जो मैंने आपको बताया बेटा। अगर कभी किसी केस में एडजुडिकेशन चल रहा था और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया या मैटर अपील में था या फर्दर प्रोसीडिंग में था, वहां अपील अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया और ऑर्डर में लिखा कि इस एसएससी को रिफंड बनता है और उस ऑर्डर के आने के बाद एसएससी ने रिफंड के लिए अप्लाई किया और उसके बाद भी 60 डेज के अंदर आपको रिफंड नहीं मिला तो 61st डे से यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। भारत माता की जय। 60 दिन कब से? जब से आपने अप्लाई किया रिफंड के लिए वहां से बेटा। आइए सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड ऑलरेडी बात कर चुका बेटा मैं आपसे कि अगर सर आपने ये प्रूव कर दिया कि रिफंड बनता है पर आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि बर्डन आपने बोन किया तो दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अब कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कौन कौन से अमाउंट क्रेडिट होते हैं बेटा? एनी अमाउंट ऑफ रिफंड डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर बच्चा। सेकंड अब ये जो फंड कलेक्ट हुआ उसको अगर इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से कोई इनकम आई तो वो इनकम भी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगी, प्लस एनी अदर विच में बी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर फंड, प्लस अमाउंट्स क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड credited to or paid from consumer welfare fund ध्यान देना बेटा an amount equivalent to 50% of the amount of IGST and GST components shall be deposited in the fund बेटा, क्योंकि 50% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एनी अमाउंट हैविंग बीन क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड which is ordered or directed as payable to any claimant by the order of the proper officer अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल शेल बी पेड फ्रॉम द फंड बेटा। अब मान लो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट डाल दिया बेटा, फिर पता पड़ा कि नहीं ये पर्सन एलिजिबल रिफंड के लिए सर थ्रू दी ऑर्डर ऑफ दी अपीलेट अथॉरिटी या कोर्ट या प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया तो उस अमाउंट को कंज्यूमर वेलफेयर फंड से निकाल के उस कस्टमर को रिफंड, उस एसएससी को, उस एप्लीकेंट को रिफंड दे दिया जाएगा बच्चा। आइए बच्चों इंपोर्ट्स बाय एसजेड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सर अगर कोई भी गुड्स, ऐसा हम मेगा एग्जीबिशन में बात करी बेटा इसकी, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किया एसजेड ने तो उस पर आईजीएसटी एग्जम्प्ट है, कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी एसजेड ने तो उस पर भी आईजीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर डोमेस्टिक मार्केट से अगर इन्होंने खरीदा होता तो भी उसको जीरो रेट सप्लाई बोलते हैं, वहां टैक्स नहीं लगता है, तो इंपोर्ट करने में भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। आइए सर ऑलरेडी हम 2-3 बार इस टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं कि अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन को गलती से इंटरेस्ट मानते हुए सीजीएसटी और एजीएसटी पे कर दिया जबकि वो इंटरेस्ट था तो सर आप क्या करेंगे? सर करेक्ट हेड में सब्सिक्वेंटली टैक्स पे करेंगे। क्लियर। और सब्सिक्वेंटली हेल्ड जो किया है वो भले प्रॉपर ऑफिसर, ये सर्कुलर ने समझाया क्या, वो सब्सिक्वेंटली हेल्ड मतलब भले एसएससी को खुद को सेल्फ डिटरमाइन हुआ या प्रॉपर ऑफिसर ने या किसी भी अथॉरिटी ने बताया कि ये आपने गलती करी है, यहाँ पे गलती से आपने सी और एस पे किया जबकि वो इंटरेस्ट सप्लाई था, आईजीएसटी पे करना है, तो कोई भी केस होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे रिफंड जब मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा? इस केस में जो करेक्ट हेड था उस हेड में आप पहले टैक्स पे करेंगे, उसके बाद जो रॉन्ग हेड में टैक्स पे किया उसका आपको रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे, रिफंड मिलेगा आपको। और जिस दिन करेक्ट हेड में टैक्स पे किया वहां से 2 इयर्स काउंट करने का
क्लियर, डन। उसके लिए सर्कुलर भी दे रखा है बेटा ये वाला, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर, और ध्यान देना बेटा यहाँ पर जब करेक्ट हेड में टैक्स पे करेंगे तब कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने रॉन्ग हेड में टैक्स ऑलरेडी पे किया था। क्लियर, डन। और वाइस वर्सा फॉर आईजीएसटी ऑल्सो बेटा। आइए सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए सबसे पहली बात, इज देयर एनी टाइम लिमिट एप्लीकेबल फॉर रिफंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? नो, क्योंकि ये आपका ही कैश लेजर है, आपका ही काइंड ऑफ ई वॉलेट है, यहाँ पे 2 साल का लिमिट अप्लाई नहीं होता। सेकंड, वेदर सर्टिफिकेशन और डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिफंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? याद है 2 लाख या उससे कम है अमाउंट तो सर सेल्फ डिक्लेरेशन, नहीं तो सीए का सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए? क्या कैश लेजर के केस में नहीं चाहिए। फिर क्या रिफंड ऑफ टीडीएस टीसीएस डिपॉजिटेड इन कैश लेजर कैन बी क्लेम्ड? अरे भाई टीडीएस और टीसीएस जो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है वो क्या है? मेरा कैश ही तो है एक तरह से, जो गवर्नमेंट ने या ईसीओ ने कट किया था मेरे कैश लेजर में जमा कराया बेटा। क्लियर, मेरा कैश लेजर अगर वो बैलेंस काम नहीं आता तो मैं रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज नॉर्मल कैश लेजर बेटा। अब सर अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहता है तो क्या होगा, क्या सिस्टम होगा? उसके लिए सर्कुलर रूल दे रखा है। लास्ट पॉइंट है सर इस चैप्टर का, माहौल जबरदस्त शानदार बनने वाला है, सुनना बात को ध्यान से। अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है बच्चों? अब जैसे बिल्डर है बेटा, एक एग्जांपल दे रखा है, एक सर्कुलर के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी का और बिल्डर का एग्जांपल दे रखा है, मैं समझाता हूं बेटा। मान लो आपने कहीं फ्लैट बुक कराया, यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी बेटा। अब फ्लैट जो बुक कराया है उसमें आपने एडवांस पेमेंट किया बेटा, स्टेज बाय स्टेज आपने पेमेंट किया, पर सर जो सप्लायर था बिल्डर वो टाइम पे बिल्डिंग नहीं बना पा रहा है, वो काम पूरा नहीं कर पा रहा है, और एज पर कॉन्ट्रैक्ट अब वो कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट कर रहे हो और उसको बोल रहे हो क्या, मेरे को मेरा पैसा वापस रिफंड दे जितना मैंने पे किया है। अब मान लो एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपने 1 करोड़ पे ऑलरेडी उसको पे कर दिया, प्लस जीएसटी 5%, 1 करोड़ 5 लाख आपने दे दिया उसको, ठीक है। अब सर वो दिए हुए 5 साल हो गए ऑलरेडी आपको, कितना 5 ईयर्स ऑलरेडी हो गया है आपको 1 करोड़ 5 लाख दिए हुए। ये बिल्डर का केवल एक एग्जांपल है बेटा। अब 5 लाख रुपए जो आपने बिल्डर को दिए उसने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया थ्रू फाइलिंग द रिटर्न्स। अब किसी कारण से बाद में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया साहब, आप उससे रिफंड मांगते हो, वो रिफंड के लिए बोलता है कि मैं आपको केवल 1 CR रिफंड दूंगा, 5 लाख तो मैं गवर्नमेंट को पे कर चुका हूं, अब मेरा क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम निकल चुका है, क्योंकि क्रेडिट नोट कैन बी इश्यूड सर, याद है फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक ही क्रेडिट नोट इशू कर सकता है बिल्डर। तो गवर्नमेंट को वो एसएससी को क्या बोलता है, वो कस्टमर को क्या बोलता है, भाई गवर्नमेंट तो मेरे को 5 लाख का रिफंड देगी नहीं, मैं तेरे को कैसे दूंगा, मैं तेरे को 1 करोड़ का रिफंड दूंगा। तो ऐसे केस में सर्कुलर आया और ये नया रूल इंसर्ट हुआ और बोल दिया क्या, चिंता मत करो अनरजिस्टर्ड पर्सन, हम तुम्हारा पैसा नहीं खाएंगे, गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी अब की बार, मोदी सरकार। और बोल दिया क्या, ऐसे केस में वो अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर। पर हाँ इस सर्कुलर ने ये बात भी बोल दी कि अगर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ तो वो बिल्डर जो एग्जांपल में है वो ही आपको टैक्स का अमाउंट देगा रिफंड, और वो गवर्नमेंट से क्रेडिट नोट इश्यू करके रिफंड लेके आएगा। क्लियर सर, ध्यान देना बच्चों। अब ऐसे केस में अब अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है, बिल्डर का मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो सकती है। क्लियर सर, ये तो केवल एग्जांपल है। अब सुनना, अगर रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहा है कौन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो सबसे पहली बात उसको अपना पैन नंबर यूज करके एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऑन द कॉमन पोर्टल बेटा, है ना। उसको सर उस स्टेट में यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टेम्पररी, जिस स्टेट में वो सप्लायर रजिस्टर्ड थे बेटा। अब मान लो सप्लायर 3-4 स्टेट में थे बेटा, और 3-4 स्टेट में वो रिफंड के लिए अप्लाई करा, तो सारे स्टेट में उसको अलग अलग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा यूजिंग हिज पेन नंबर। क्लियर। अब सर उसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करने पड़ेंगे, उसको रिक्विजिट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे कि साहब उसने अमाउंट पे किया है, बिल्डर को पे किया एग्जांपल के लिए, इतना अमाउंट पे किया है, और सर उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी जिसकी वजह से रिफंड बनता है उसको बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर सर, टाइम लिमिट टू इशू द क्रेडिट नोट हैज नॉट एक्सपायर्ड, अगर टाइम लिमिट क्रेडिट नोट का एक्सपायर नहीं हो तो पहले क्रेडिट नोट इशू करके सप्लायर ही रिफंड लेगा और आप उससे रिफंड ले लीजिए बेटा, हाँ है ना भाई, डन। फिर बोलता है क्या, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए बेटा, डिटेल्स ऑफ द इनवॉइसेस, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, फिर लेटर इश्यूड फॉर सप्लायर फॉर कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेटा, और सर सप्लायर से जो आपको पेमेंट रिसीव हुआ इसका एविडेंस आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड सर अ सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द सप्लायर कि साहब मैंने इस पे टैक्स पे किया है और मैं ना तो इसका रिफंड लूंगा ना मैंने कभी लिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में कस्टमर को रिफंड मिल जाएगा। एंड सर अब कस्टमर अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई करेगा 2 साल में, 2 साल कब से, तो जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है वहां से 2 साल के अंदर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। सर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बाय द सप्लायर, और मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड शुड बी 1000 से कम है तो आप रिफंड लेने मत पूछना। पता पड़ा दुकान पे गया बेटा, सर 100 रुपए का गुड्स खरीदा और सर उस पर झगड़ा हो गया आपका सप्लायर से, और आप बोलते हो क्या अब मेरे को 5 पे जो मैंने उसको जीएसटी पे किया उसका रिफंड चाहिए, वो नहीं दे रहा तो गवर्नमेंट से लेके आओगे, ऐसा नहीं चलता है बेटा। मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड का अमाउंट जीएसटी का मिनिमम 1000 होना चाहिए बच्चा। क्लियर डन। अब सर मान लीजिए अब बिल्डर ने आपको
सर आपने 1,05,00,000 उसको दिया था, उस पर 5 लाख रुपए उसने जीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को। अब वो जो रिफंड दे रहा है वो केवल 70,000 ही रिफंड दे रहा है, 1 करोड़ सॉरी 70 लाख रुपए ही रिफंड दे रहा है आपको बेटा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपको रिफंड जो देगा वो 70% ही रिफंड देगा, प्रोपोर्शनल अमाउंट ही रिफंड देगा। और पूरा अमाउंट अगर उसने रिफंड किया तो पूरा अमाउंट आपको रिफंड देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर जितना अमाउंट उसने रिफंड दिया है उसका प्रोपोर्शनल जीएसटी जो बनता था उतना रिफंड के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ रिफंड का चैप्टर भी खत्म होता है। अब सर आई होप पूरा टॉपिक रिवाइज हुआ, इफेक्टिवली रिवाइज हुआ, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है आपके लिए बच्चों? सीए मींस कैन डू एटीट्यूड। आई मे फेल but I would not give up because I believe I can and I believe that you can and definitely you will do it। सर ये चैप्टर बड़ा शानदार था, माहौल था सर, मजा आ गया हो तो डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट में माहौल जबरदस्त शानदार जरूर लिख देना। एंड सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान देना, इस चैप्टर को अगर आपने 2 बार भी देख लिया ध्यान से तो इस चैप्टर का सर पूरा कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर फिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। एंड इसके क्वेश्चनर के लेक्चर जरूर, क्वेश्चनर के क्वेश्चन जरूर सोल्व करना, जिससे आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड भारत माता की जय हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़े और मस्त होके पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर आप खुश होके पढ़ेंगे और पूरी पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ेंगे तो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो वही आएगा। कभी निराश नहीं होने का, अपना पूरा ताकत लगाने का, दम लगाने का। जो आपसे प्यार करते हैं उनको दिमाग में रख के, दिल में रख के। एंड सर ध्यान रखना, उनके लिए आपको कुछ कर दिखाना है और कर दिखाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने का वक्त ये है, कर डालो अपनी पूरी मेहनत, लगा दो अपना पूरा दम। वी ऑल आर विथ यू। हम आपके लिए प्रे कर रहे हैं, हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, वी आर विथ यू, डोंट वरी। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लव यू लॉट, बाय बाय, टेक केयर।